नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज दिन बेहद खास है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो 18 जून को खेला जाएगा, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि भारत की बेस्ट टेस्ट प्लेइंग 11 अगर आपको चुनना हो और उसको टेस्ट चैंपियनशिप में भेजना हो तो वो टीम क्या कुछ होगी। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है जिसमें बातचीत करेंगे और 3 सिलेक्टर्स आज हमारे साथ होंगे। और मजे की बात ये कि लाइव सिलेक्शन आज हम आपको दिखाएंगे। ये शायद टेलीविजन इतिहास में या पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब आप लाइव सिलेक्शन देखेंगे किसी भी टीम का। और ग्रेट प्लेयर्स के नेम्स पर डिस्कशन भी होगा। यहाँ पर प्लेइंग 11 में किसको जगह दी जाएगी और किसको नहीं जगह दी जाएगी, इस पर बहुत लंबी चौड़ी आज डिबेट होने वाली है क्योंकि 3 अलग अलग सेलेक्टर्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद सबा करीम है जो सेलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा राजकुमार सर हैं जो दिल्ली टीम के हेड कोच रहे और वो भी सिलेक्टर रह चुके हैं। साथ ही निखिल भाई हैं जो दिल्ली टीम के सिलेक्टर भी रह चुके हैं और दिल्ली टीम के साथ साथ भारतीय टीम की क्रिकेट की जो तमाम व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये एक अनूठा प्रयास है सबा भाई। और कैसे आप देख रहे हैं इस चैलेंज को? आपने भारतीय टीम का तो सिलेक्शन किया सालों, लेकिन आज जो सिलेक्शन है एक तो लाइव जा रही है, दुनिया आपको देख रही होगी कि सिलेक्शन में किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो पाए। नंबर एक चीज, कोई एक पार्शियलिटी आप ना कर पाए, ये भी देखना है। कैसे आप देख रहे हैं इस चैलेंज को आज के? वो सब तो ठीक है, पर सबसे पहला नंबर मेरा ही क्यों आ रहा है? मुझे ये सवाल मेरे मन में सबसे पहले आ रहा है। नहीं, क्योंकि सिलेक्टर आप ही थे ना, इसलिए। ओहो, ये बहुत ही कठिन है भाई, क्योंकि मैंने बहुत वक्त गुजारा है इस टीम को बनाने में जी। और अब इतने सारे प्लेयर्स। अब मेरा करियर जो है राजीव, वो काफी साल पहले शुरू हो गया था जी। 82-83 में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का करियर। उस समय मैंने कई प्लेयर्स को देखा है। उसके बाद जब मैंने खुद खेलना शुरू किया तब मेरे सामने कई सारे लेजेंडरी प्लेयर्स आए और उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। और जब मैं एक बार चयनकर्ता बना उस समय कई सारे नए नए प्लेयर्स सामने आए जिनको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और अब वही उन्हीं में से कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे भी प्रोग्रेस किया है। तो इन सब चीजों को देखकर मैंने जो 11 बनाई है उसको मैं अगर आप बताएं तो मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई, अभी इतनी जल्दी अभी शुरुआत तो हुई है। मीटिंग ओवर हो जाएगी बहुत जल्दी फिर तो। तो मेरे हिसाब से डिफरेंट एराज के प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नॉर्मली जो मेरा प्रयास रहा है कि जो टेस्ट मैचेस में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो और मैंने वो भी देखा है राजीव के, ये बात नहीं है कि अपने अपने उनके करियर के अंत में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। मैंने ऐसे प्लेयर्स को चुना है जो अपने पीक में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और कितने बार उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए हैं अपने पीक में। तो उस तरह के प्लेयर्स को मैंने चुना है। चलो निखिल भाई, मॉडर्न एरा की टीम की बात करें और जो टीम टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रही है, क्या उसका कोई खिलाड़ी आपकी टीम में है? हाँ जी हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं कह दूं कि बड़ी विनम्रता से कि बगैर किसी का अनादर किए हुए, क्योंकि मेरे से पहले भी जिन्होंने क्रिकेट खेला है उनको मैंने देखा नहीं है। अगर उनका नाम मेरी उस सूची में नहीं है तो देखिए, नाराज नहीं होइएगा। तभी मैं कह रहा हूँ बगैर किसी का अनादर किए हुए मैंने भी अपनी टीम वैसी बनाई है जिनको मैं अपने सामने देखा खेलते हुए या जिनके साथ मैं खेला हूँ और वो आगे निकल गए। और इसीलिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जो खेल रहे हैं उनमें से एक खिलाड़ी मेरी टीम में भी है। जी, यानी कि आप निखिल भाई कह रहे हैं वैधानिक चेतावनी लगा दे कि कोई भी जिसका नाम बड़ा ना हो जरूरी उसका है, अन्यथा ना ले उसको। और सर बड़ा जरूरी है, नहीं तो बड़ी जल्दी सब कोई नाराज हो जाते हैं। राजीव निखिल ने वैसे ही कहा है जैसे हर चयन करता सिलेक्शन होने के पहले करता है कि कोई प्लेयर्स को खराब ना लगे, मैंने अपने हिसाब से टीम बना दी है। अनादर तो हो गया है निखिल जी, देखिए आगे क्या होता है। राजकुमार सर, विराट है आपकी टीम में कि नहीं? सबके जहन में यही सवाल है, और है तो क्यों है बता दीजिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं फिर। मैं निखिल से जानना चाहूंगा कि क्या वो एक प्लेयर विराट ही है जो उसकी टीम में है? और मुझे पूरी आशा है कि शायद विराट ही होंगे उस टीम में, क्योंकि 90 टेस्ट में 50 से ऊपर का एग्रीगेट एवरेज है उनका, तो मुझे लगता है कि शायद वही होंगे।
और यहाँ मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने भी ये टीम 70 के दशक से और अभी तक जहां से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया या खेलना शुरू किया, उससे पहले जो लेजेंडरीज थे उनको हमने देखा नहीं है, तो उनके नाम हम लोग नहीं इंक्लूड किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग ग्रेट नहीं थे या बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको 1970 से, जब सुनील गावस्कर का पदार्पण हुआ था भारतीय क्रिकेट में, या जी.आर. विश्वनाथ का। तो उस एरा से आगे मैं देख रहा हूँ। उससे पहले क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को नहीं देखा था खेलते हुए, तो इसलिए मैं उनको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ इस टीम में। जी, और मैं आज चाहूंगा अपने तीनों सिलेक्टर से कि वो खुद इंटरेक्ट करके आज अपनी टीम चुने। तो मेरा रोल एज अ कन्वीनर रहेगा, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जहां पे मैं अपनी टीम बता सकूं कि मुझे लग रहा है ये होना चाहिए। मैंने भी एक टीम बना रखी है और मेरी टीम बिल्कुल अलग है आप लोगों से, तो मैं चाहूंगा कि जहां पे इंटरवीन करने की जरूरत है वहां मैं करूं। तो सबा भाई, क्योंकि आपने कहा कि आपका नंबर क्यों आता है, तो मैं नंबर आपको ही पहले दे देता हूँ। बताओ, ओपनर स्टार्ट इसी से कर लेते हैं। ओपनर किसको जगह दे रहे हैं आप? मुझे तो ये लगता है कि हम तीनों में कई सारे कॉमन नेम्स होंगे राजीव। अब आपकी टीम क्या है ये पता नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी टीम में हम तीनों का नाम हो सकता है डाल दे, तो काफी खुशी होगी मुझे। पर अगर लेकिन राजीव सॉरी मैंने कहा, लेकिन इतने देखिए शरीफ आपको चयन करता कहाँ मिलेगा जहां तीनों ने अपने डिस्क्लेमर डाल दिया कि किसी का अनादर नहीं करेंगे। तो कॉमन नेम जो है, अगर हम ओपनर की बात करें तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुनील गावस्कर जी का जी। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत ने उनसे बड़ा ओपनर अभी तक प्रोड्यूस किया नहीं है। कंडीशंस जैसा भी हो, विपरीत में कोई भी बॉलर हो, और वो जमाने की बात अलग है। अब मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ कि जब सनी भाई खेलते थे बिना हेलमेट के फियरसम पेस बॉलर्स के विरुद्ध, कई बार मुझे लगता है कि अनकवर्ड विकेट्स पर उन्होंने रन बनाए हैं। और हम लोग सिर्फ उनके एबिलिटीज की बात करते हैं पेस बॉलर्स के विरुद्ध, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स के विरुद्ध बल्लेबाजी की है। और हमारे सामने कई ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जहां पर टर्निंग ट्रैक्स पर उस समय मैचेस हुआ करते थे भारत में, वहां पर सनी भाई ने रन बनाए हैं। वो जो एक एपिक टेस्ट मैच था बैंगलोर में पाकिस्तान के विरुद्ध, ट्रेचरस विकेट पर, वहां पर उन्होंने रन बनाए। इस वजह से सबसे पहला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है सनी भाई का। जी, मेरा भी लिस्ट में नाम जो है वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे पहले सनी सर का ही है। और सनी भाई का इसलिए भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में जिस तरीके से वो रन बनाने थे, लेकिन मेरे लिए जो एक विशेषता है उनकी, जब उनको कभी भी मैंने देखा था बल्लेबाजी करते हुए या अभी भी देखता हूं, तो जिस अंदाज से वो रन बनाते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा बढ़िया मैसेज वापस जाता है, अरे भाई गेंदबाजी चाहे जितनी घातक हो रही हो लेकिन इस विकेट पे कोई दिक्कत नहीं रन बनाने के लिए। और उनकी वो भूख रहती थी, 25-30 रन बना लेते थे। और किस तरीके से एक स्टार्ट को कन्वर्ट करना है, वो एक उनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और साथ में उनके साथ कोई बल्लेबाजी कर रहा हो, उसको किस तरीके से आगे लेके चल रहा हो, तो गेम को बड़ा अच्छा कंट्रोल करते थे। इसलिए सनी सर मेरे लिए तो सबसे ऊपर है। तो राजकुमार सर, क्या आप सनी सर के साथ हैं? और उनका पार्टनर भी बता दीजिए आपने किसको चुना है, ताकि फिर निखिल भाई और सबा भाई अपने व्यूज दे सकें। बिल्कुल, सबसे पहले तो कोई डाउट ही नहीं है, सुनील गावस्कर फर्स्ट चॉइस है। और वो एक ऐसे प्लेयर थे, जब हमने शुरू में क्रिकेट देखना शुरू किया, कि अगर सुनील गावस्कर ने 100 बनाया, 125 रन बनाए, तो भारत का टोटल होता था 200 रन। उसमें से मेन कंट्रीब्यूशन उन्हीं का होता था, आधे से ज्यादा रन सुनील गावस्कर के होते थे। उन्हीं पे पूरी की पूरी टीम डिपेंडेंट होती थी। और उनका वो स्टेट ड्राइव कौन भूल सकता है, आज तक भी वो याद रहता है कि जिस तरह वो फियरसम फास्ट बॉलर्स को स्टेट ड्राइव मारते थे, तो वो एक क्लास थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनका पार्टनर मैं चाहूंगा एक ऐसा बल्लेबाज जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज, जिसने पूरा ओपनिंग की उसको ही बदल दिया। कि पहले ओपनर्स का रोल होता था कि आप नई बॉल सी ऑफ करिए, नया बॉल निकाल दीजिए, जिससे मिडिल ऑर्डर आराम से उसको खेल सके, स्पिनर्स को आराम से खेल सके, या स्विंग बॉलिंग के सामने एक्सपोज नहीं हो। लेकिन उस बल्लेबाज ने, जिसका मैं नाम लेने वाला हूं, उसको बिल्कुल बदल दिया। उसने आक्रामक रूप अपनाकर फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उनको कहा कि मैं अटैक करूंगा और जल्द से जल्द रन बनाऊंगा, जिससे मेरे बॉलर्स को बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनपे कोई नाम पे कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी किसी को। और वो उनका नाम है वीरेंद्र सहवाग, जिसने एक ओपनर की छवि ही बदल दी इंटरनेशनल क्रिकेट में। सबा भाई? हाँ, इसमें निस्संदेह मेरे लिस्ट में भी दूसरा नाम वीरेंद्र सहवाग का ही है,
क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि ओपनिंग बल्लेबाज को किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस गति से वीरेंद्र सहवाग ने रन बनाए हैं, उसी कारण से बॉलर्स को काफी समय मिल जाता है 20 विकेट लेने के लिए। और जिस विस्फोटक बल्लेबाजी के बारे में राजकुमार ने बात की है, उसका बहुत बड़ा उसी वजह से मुझे लगता है कि इतने सारे बड़े बड़े हंड्रेड्स वीरेंद्र सहवाग ने लगाए हैं। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हमेशा विश्वास रखा है अपने एबिलिटीज के ऊपर, उसके साथ साथ वो बाउंड्री प्लेयर है, तो इस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है। और मुझे याद आता है जब ये पहला एक दिवसीय मैच खेल रहे थे भारत के लिए, उस मैच में मैं भी शामिल था, मोहाली में ये वनडे मैच हुआ था। उस मैच में बहुत जल्दी आउट हो गए थे वीरेंद्र सहवाग। तो मुझे याद है कि जिस आत्मविश्वास के साथ एक खिलाड़ी मैदान में उतरा था, जिस विश्वास के साथ वो ड्रेसिंग रूम में अपने आप को कंडक्ट कर रहा था, मुझे तभी लग रहा था कि ऐसा कभी नहीं एहसास हुआ कि ये अपना पहला मैच खेल रहा है या फिर ये एक न्यू कमर है। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये खिलाड़ी अब आया है भारतीय खेमे में, तो यहाँ से अब निकलने का नाम लेगा नहीं है। तो मुझे लगता है वो विश्वास जो है उसी वजह से वीरेंद्र सहवाग को, जिसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग इतने बड़े प्लेयर बन गए। निखिल भाई देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे लिए। उस सूची में उनका ही नाम है बतौर सलामी बल्लेबाज। सनी भाई के साथ जिस तरीके से वो आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और बहुत एक सकारात्मक सोच के साथ उतरते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, किस तरीके से रन बनाना है वो हम सब जानते हैं। एक मध्यक्रम का बल्लेबाज टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज के तौर पे उन्होंने इतनी सफलता हासिल की, और मजे की बात यह है वो सकारात्मक सोच सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, उनकी निजी जिंदगी में भी है। जहाँ पे हम सब बात करते हैं, उनकी कहानी बताता हूँ, सब बात करते हैं कि टी शर्ट के पीछे क्या नंबर होना चाहिए। कोई कहता है ये नंबर, कोई उनको बताता है वो नंबर, हर खिलाड़ी का अलग अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई भी नंबर दे दो, या कहते हैं सबसे अच्छा मेरी टी शर्ट के पीछे आप कोई नंबर ही ना डालिए, मैं फिर भी आपको रन बना के दिखाता हूँ। ये कपड़े पहन के, नंबर पहन के कुछ नहीं होता। तो एक ऐसी शख्सियत टीम में होनी भी बहुत जरूरी है। मुझे तो राजीव ये लग रहा है कि इमेजिन कीजिए ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करने उतर रहे हैं भारत के लिए, और पहली बॉल पे वीरेंद्र सहवाग ने छक्का लगा दिया, तो सनी भाई का रिएक्शन क्या होगा? वाकई ये बहुत ही अद्भुत होगा, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये नजारा एक बार अगर आप विजुअलाइज करें तो वाकई सोचिए। निखिल भाई, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के लिए, जहां से कहते हैं रिवॉल्व होती है सारी बैटिंग। अब नंबर 3 पे बड़ा क्रूशियल है, और बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है नंबर 3 पे हिंदुस्तान के लिए। तो आपकी लिस्ट में नंबर 3 पे कौन है? मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बहुत समय बिताया है और जूनियर क्रिकेट से उनको देखता आया हूँ, और एक नींव होती है 3 नंबर का बल्लेबाज जो फिर मध्यक्रम को संभालता है और आगे लेके जाता है, इनिंग्स को, नई बॉल को भी हैंडल करता है, स्पिन को भी हैंडल करता है, और उस मामले में सक्षम जो मैं समझता हूँ टेक्निकी मामले में, और जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, खेलते हैं, वो राहुल द्रविड़ है। और किस तरीके से गेम को लेके चलना है वो भी एक बहुत जरूरी रहता है, और खास तौर से ओवरसीज कंडीशन में शॉर्ट पिच गेंदबाजी में आपको ऑल टाइम ग्रेट की बता रहा हूँ। राहुल द्रविड़ जो हमारे सामने एक ऐसे बल्लेबाज थे जो बहुत आसानी से शॉर्ट पिच गेंदबाजी को खेल लेते थे, और वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो पुल जब मारते थे अच्छे तेज गति के गेंदबाजों को, तो वो नीचे रख पाते थे, तो पता चलता था कि वो उनको वो गेंद जो है वो स्प्लिट सेकंड आगे देखने को पता चल रही है, और इसीलिए वो जल्दी से वो उस पोजीशन में आ सकते थे, क्योंकि वो रन बनाने में फिर आसानी रहती थी। तो मेरे लिए राहुल द्रविड़। राजकुमार सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, वहां पर एक वॉल चाहिए, और वो मिस्टर वॉल राहुल द्रविड़ ही है, क्योंकि टेक्निकली बहुत पर्सनिफाइड थे, बहुत ही करेक्ट टेक्निक थी, बहुत अच्छा टेम्परामेंट और बहुत कूल क्रिकेटर। तो वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग के बाद एक ऐसा बल्लेबाज आए जो स्टेबिलिटी दे 3 नंबर पर, तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ इज द बेस्ट चॉइस। सभा भाई, राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा या कोई और? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राहुल द्रविड़ से अच्छा आपको नंबर 3 खिलाड़ी भारत में क्या, मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। और ये उस जमाने की बात है जब हम लोगों का दौरा हुआ था दक्षिण अफ्रीका का 96-97 का, ये अर्ली स्टेजेस था राहुल द्रविड़ के करियर का। वहां पर तीसरा टेस्ट मैच हो रहा था जोबर्ग में, उसके पहले 2 टेस्ट मैच हम लोग बुरी तरह से हार गए थे। दक्षिण अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक थी, एलन डोनाल्ड थे, फिर ब्रायन मैकमिलन थे, फैनी डिविलियर्स, शानदार अटैक थी। उस अटैक के विरुद्ध तीसरा टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने अपना जीवन का पहला शतक लगाया था,
और वो एक फास्ट विकेट था। वहां पर जैसे कि निखिल ने कहा कि उन्होंने जिस प्रकार से पुल शॉट्स लगाए थे, वो भी फ्रंट फुट पर उन्होंने पुल करना जो शुरू किया था, वो अद्भुत था और देखने लायक था। उसके साथ साथ एक सेल्फलेस क्रिकेटर है राजीव, तो निसंदेह राहुल द्रविड़ नंबर 3 पर। नंबर 4 पे तो मुझे लग रहा है डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए भगवान खुद ही अवतरित हो गए थे नंबर 4 पे खेलने के लिए, तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। बट मैं चाहूंगा एक छोटी छोटी कहानी 20-20 सेकंड की अगर आप लोग बता दें सचिन के बारे में। निखिल भाई शुरुआत से ही कर लेते हैं, सचिन के बारे में कोई इंसिडेंट हो जो आप बताएं। नंबर 4 पे देखिए कोई डिस्कशन नहीं, या तो वो उतर सकते हैं डॉन ब्रैडमैन, यही है, उसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। देखिए मैं आपको स्टोरी बड़ी जल्दी सचिन की भी सुना देता हूं, पर पहले अपनी राहुल द्रविड़ की खत्म कर लेता हूं। राहुल द्रविड़ एक ऐसे बल्लेबाज है, जब वो शतक भी बनाते थे तो वो अपने बैटिंग का वीडियो टेप मंगाते थे, और हम लोग सब शाम को बैठ के कहते थे कि भाई 100 बना दिया, आप क्या करोगे वीडियो टेप का? कहता नहीं, देखना है कि वो ठीक तरीके से टेक्निक आ रही है कि नहीं, कि कवर ड्राइव ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा 100 बनाने के बाद भी टेक्निक देखोगे? तो वो एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी है। अब रही बात मास्टर की, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, देखिए वो खिलाड़ी जो है ना, हम कहते हैं कि कुछ बल्लेबाजों को आधा सेकंड पहले गेंद नजर आती है। मुझे लगता है जब वो गेंदबाज दौड़ने लगता है ना, तो जब तैयारी करता है उनको पता होता है कि ये गेंदबाज क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसके हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हैं। वो तो मतलब एक अपने आप में बैटिंग की संस्था है। जिस तरीके से वो रन बनाते आए हैं, गेम को कंट्रोल करते आए हैं। आप उनसे स्पिनर के बारे में पूछ लीजिए, विपक्षी टीम के स्पिनर क्या कर सकते हैं, तेज गेंदबाज क्या कर सकते हैं, आपको बता देंगे कि ये इस समय इस लाइन पे इसलिए गेंदबाजी कर रहा है क्योंकि उनसे उधर वो गिर नहीं रही, या उनसे वो हो नहीं सकता, या ये आपको नया बॉल होगा तो यहां तंग करेंगे, पुराना बॉल होगा तो वहां तंग करेंगे। तो वो अलग ही अंदाज में गेम को कंट्रोल करते थे। वो हम सबसे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैंने देखा है ना विश्व में, उन सबसे वो कहीं आगे हैं सोच में। वो बहुत पहले देख लेते हैं। वो एक ऐसा लगता है कि भविष्य में चले जाते हैं कि ये गेंदबाज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सबा भाई आप भी कुछ बोल दीजिए भगवान के बारे में। मुझे तो याद है, उसी दक्षिण अफ्रीका का दौरा था, पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया था, हम लोग बुरी तरह से हार गए थे। सचिन तेंदुलकर खुद कप्तानी कर रहे थे, उनको बड़ा बुरा लग रहा था। दूसरा टेस्ट मैच हुआ था हमारा केप टाउन में, और मुझे याद है कि उसके पहले केप टाउन टेस्ट मैच के शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था अपने ट्रिगर मूवमेंट में। वहां पर वो शफल करना उन्होंने शुरू किया था, और 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की। और फिर जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ केप टाउन का, वहां पर जबरदस्त उन्होंने शतकीय पारी एक खेली थी, और इतने यंग एज में कप्तान के रूप में बेहतरीन उन्होंने शॉट्स लगाए थे। और मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसा होता है एक बल्लेबाज के लिए कि आपको आर्ट ऑफ बैटिंग और आर्ट ऑफ स्कोरिंग, इन दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। और अगर एक खिलाड़ी है जिसमें ये दोनों मेल भरपूर है, वो है सचिन तेंदुलकर। कहने का तात्पर्य यही है कि तकनीकी रूप से भी सक्षम है, और रन कैसे बनाना है वो भी आता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बताइए राजकुमार सर, आपको भी कोई इंसिडेंट याद हो, या विराट ने कुछ कभी बताया हो सचिन के बारे में? राजीव, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि 24 साल उस प्लेयर ने भारत के लिए क्रिकेट खेली। एक तो पहली बार इतना मोटिवेशन 24 साल खेलने का, और 200 टेस्ट मैचेस खेले। हर समय जब भी वो ग्राउंड में उतरते थे, पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था। हमेशा उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती थी, और उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे टाइम तक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना। और मैं उनके अगेंस्ट एक ही मैच खेला हूँ विल्स ट्रॉफी का, और पहले दिन टीम मीटिंग में सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉम्बे दिल्ली मैच था, तो डिस्कस हो रहा था कि भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वेंगसरकर को कैसे आउट करना है, रवि शास्त्री को। तो मनिंदर सिंह ने उठ के कहा था कि वो सब तो ठीक है, आप एक वो जो न्यू कमर आया है लड़का, तब वो इंडिया नहीं खेले थे, कि वो जो नया लड़का आया है उससे पहले वो दिलीप ट्रॉफी में पिटाई कर चुके थे मन्नी की। तो कहता है कि मैं ऑफ स्टंप पे डालता हूँ तो कवर्स के ऊपर से मार देता है, मिडिल स्टंप पे डालता हूँ तो मिड विकेट के ऊपर से मारता है। तो उस प्लेयर को आपको सबको देखना होगा, उसका ख्याल रखिएगा, बाकी सबको तो देख लेंगे। तो एक महान खिलाड़ी, उनके बारे में क्या कहा जाए, शब्द ही कम है उनके लिए। तो राजकुमार सर, एक स्टोरी, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखी है, और वो स्टोरी श्रीलंका में थी। सचिन के लिए जैसा आपने बताया कि लोग खड़े हो जाते हैं, प्लेयर्स के दिल में भी उतनी रिस्पेक्ट थी। मुझे याद है मैं प्रवीण और सुरेश रैना से एक बार मिलने उनके कमरे में गया,
अचानक टीवी का वॉल्यूम तेज था, अचानक प्रवीण ने भाग के वो टीवी का वॉल्यूम कम किया। मैंने अरे क्या हो गया यार, अपने ही रूम में तो बैठे हैं। तो कह रहे हैं बगल वाले में ना सचिन रुके हुए, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये वो मैंने अपनी आंख से देखा है, और ये एक ऐसी स्टोरी जो बताती है कि प्लेयर्स में क्या कुछ रिस्पेक्ट थी सचिन तेंदुलकर की। चलिए ये तो हो गई। राजीव, मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगा विराट से रिलेटेड। विराट जब अंडर 19 फाइनल खेल रहे थे, जब अंडर 19 का फाइनल था कुआलालंपुर में, तो सचिन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रही थी, सचिन ने वहां से फोन किया। तो विराट ने मुझे बताया कि मैंने फोन उठाया, पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो वो बोले कि मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। तो कहता है कि मैं 2 मिनट तक मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली कि मैं क्या बोलूं। मैं मतलब कहता है मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया, इतना ज्यादा स्टंड हो गया कि किसका फोन आ गया है मुझे। तो कहता है 2 मिनट तक मेरी आवाज ही नहीं निकली, और फिर उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि आप यहाँ तक पहुंचे और अब वर्ल्ड कप जरूर जीतना है। तो कहता है वो शायद बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो चलिए टीम के सिलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, और अब क्योंकि लड़ाई थोड़ी गंभीर हो जाएगी, नंबर 5 और नंबर 6 पे अब मामला आगे टिक जाएगा। सभा भाई मैं फिर शुरुआत कर देता हूँ इस लड़ाई की आपसे ही। नंबर 5 बड़ा क्रूशियल, क्योंकि सचिन के बाद आप किसको भेजते हैं ये बड़ा डिपेंड करता है। तो किसको आप देख रहे हैं नंबर 5 और 6 पे? मैं तो देखना चाह रहा हूँ साझेदारी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की जी। इसी वजह से अब नंबर 5 पे विराट कोहली है जी। क्योंकि ये एक न्यू एज का बल्लेबाज है, जो तकनीकी रूप से सक्षम है, तेज गति से रन बना सकता है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की साझेदारी होगी तो विराट कोहली को और कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगा इन दोनों का, जब ये दोनों के दोनों क्रीज पर रहेंगे और एक बड़ी साझेदारी निभा रहे होंगे भारत के लिए। तो मेरे लिए नंबर 5 पर विराट कोहली। मुझे लगता है कि पिछले एक दशक में इससे बड़ा बल्लेबाज मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी नहीं है। राजकुमार सर, विराट कोहली नंबर 5 पे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी विराट को ही रखा है, क्योंकि आइडल प्लेयर है वो नंबर 5 पे आने के लिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है पिछले एक दशक में, तो मेरे ख्याल से नंबर 5 पर वो डिजर्व करते हैं भारतीय टीम में। निखिल भाई, जीआर विश्वनाथ एक और नाम है जो मेरे ज़हन में आता है, और मैंने बहुत हाईली उनके बारे में सुना है। उनके साथ के जो बैट्समैन थे कि जिस तरह की वो बैटिंग करते थे, उनका जो जितने भी शतक उन्होंने लगाए, या तो टेस्ट मैच भारत जीता है या तो ड्रॉ कराया उन्होंने, ये इतना जबरदस्त उनका सक्सेस रेट रहा है। क्या जीआर विश्वनाथ को जगह आप देंगे या विराट कोहली के साथ ही आप जाएंगे? देखिए, जीआर सर, जी हाँ, पर क्योंकि जीआर सर को मैंने खेलते हुए देखा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मैंने उनकी कहानी सुनी है, जो उनको थोड़ा बहुत वीडियो टेप्स में देखा है किस तरीके से खेलते हैं, बट क्योंकि विराट जब 19 साल के जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, रणजी ट्रॉफी आए थे, नेट्स में आए थे, तो मैंने उनके साथ कुछ बातचीत की थी। मैं समझता हूँ और उनको किस तरीके से देखा अपने करियर को आगे ले जाने में, और कहाँ पे वो बदलाव किया है, वो दृढ़ता नजर आई और वो मेहनत नजर आई। इसलिए मैं भी विराट के साथ जाऊंगा। तभी मैंने बोल दिया था बिगैर अनादर के, बिकॉज जीआर सर को मैंने खेलते हुए देखा नहीं और उनको मतलब उतना मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि विराट को मैंने देखा और जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया, वो मैं विराट के साथ जाऊंगा। और एक कहानी सुना देता हूँ। जब विराट अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, फिर भारतीय टीम में इनका चयन हुआ था, मुझे याद है श्रीलंका में भारतीय टीम के साथ थे। आई थिंक पहली या दूसरी श्रृंखला के बाद वो भारतीय टीम से वो ड्रॉप हो गए थे, और उस समय रणजी ट्रॉफी के नेट्स चल रहे थे और बतौर चयनकर्ता हम आ गए थे। वो राजीव भाई उसने कहता है कि मैं निखिल भैया, मैंने मन बना लिया, सबसे पहले आऊंगा, सबसे एंड में जाऊंगा और साथ में कहीं भी खेलूंगा। अब मेरा काम जो है, मेरा फोकस जो है, वो सिर्फ रन बनाने का है। तो बड़ी छोटी सी उम्र में उसको समझ में आ गया था, जब तक बल्ला बोलता रहेगा पूरी दुनिया आपके साथ है, और वो बल्ला तभी बोलेगा कि आप कितने मेहनत करते हैं। और फिर उसके बाद जैसी कप्तानी आई, उन्होंने किस तरीके से अपनी टीम में फिटनेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा अपनी टीम के साथ लेके आया। उन्होंने कहा कि मैं भी यो टेस्ट दूंगा, जब तक खिलाड़ी फिट नहीं होंगे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं विराट कोहली को ही अभी 5 नंबर पे लेके अपनी टीम में चल रहा हूँ। सभा भाई, मन में दुविधा रही होगी कि जीआर विश्वनाथ को दे जगह या विराट कोहली को? नहीं, कोई दुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग जो कंटेंशन में प्लेयर्स थे उसमें विशी सर का नाम जरूर आएगा। उसके साथ साथ दिलीप वेंगसाकर ने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस में उन्होंने खेले हैं, बेहतरीन रन उन्होंने बनाए हैं, ढेर सारे शतक हैं। लॉर्ड्स में 3 लगातार शतक है उनका।
जिमी पाजी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो एक दौर था जहां पर जिमी पाजी ने ढेर सारे रन्स बनाए, बहुत ही करेजियस प्लेयर, बहुत ही ब्रेव प्लेयर। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध उन्होंने बेहतरीन रन्स बनाए। तो और एक जमाने में ये कहा जाता था कि बेस्ट प्लेयर है अगेंस्ट टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग। हाँ, तो जिमी पाजी का भी दिमाग में आ रहा था नाम, पर अंत में विराट कोहली के सामने मुझे लगता है कि चूंकि जैसा कि निखिल ने कहा, हम लोगों ने खुद देखा है विराट को ग्रो करते हुए देखा है, प्रोग्रेस करते हुए देखा है, वो मैच्योरिटी देखी है, इसीलिए मुझे लगता है इसी वजह से हम तीनों के लिस्ट में विराट कोहली का नाम है। उसके ऊपर से राजकुमार शर्मा जी हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सबा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी.आर. विश्वनाथ का। वही तो मतलब मैं उनके बहुत बहुत सोचा है मैंने कि नंबर 5 पे अगर विराट हो जाते हैं। राजीव, मैं नंबर 6 पे जा सकता हूँ? हाँ, नंबर 6 पे जा सकते हैं मतलब। तो नंबर 6 पे मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि मैं वीवीएस लक्ष्मण को रखूं या जी.आर. विश्वनाथ को रखूं, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। तो मैंने दोनों के स्टैट्स निकाले थे। जी.आर. विश्वनाथ ने 91 टेस्ट मैचेस में 6080 रन बनाए हैं और उनके 1400 हैं। वहीं वीवीएस ने 134 टेस्ट में 8781 रन बनाए हैं। तो बड़ा मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे जी.आर. विश्वनाथ को टीम से बाहर नहीं रखना चाहता था, बट स्टैट्स वीवीएस के इतने स्ट्रांग लग रहे थे कि, और वो जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली हैं भारत के लिए, तो उनको भी नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए वीवीएस को रखना पड़ा है। और लेकिन मैंने जी.आर. विश्वनाथ को खेलते हुए देखा है। मैं कहता हूँ कि शायद आज तक के इंडिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से वो रहे हैं। और उसके ऊपर से राजीव, व्हाट अ हम्बल मैन। मतलब जीआरवी से ज्यादा हम ह्यूमिलिटी मुझे लगता नहीं अभी तक मैंने किसी भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स भारत के लिए जिन्होंने खेला उन्होंने देखी होगी। चाहे वो अंडर 19 का हम लोग का जमाना था, या फिर अभी भी जब वो आते हैं कोचिंग करने के लिए, या फिर जब भी उनसे मुलाकात होती है, जिस ह्यूमिलिटी के साथ वो पेश आते हैं, वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। निखिल भाई, नंबर 6 पे आप किसको रख रहे हैं? वीवीएस। मैं बहुत समय उनके साथ बिताया, और जब भारतीय टीम के लिए खेलते थे तब नहीं, उससे पहले भी, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी के लिए भी खेलते थे। एयर इंडिया के साथ हमने डाउन साउथ सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो उनको मैंने बहुत करीब से साथ समय बिताया, देखा है वो किस तरीके से अभ्यास करते हैं, तैयारियां करते हैं। और उनकी भी वही एक कहानी है कि जब वो भारतीय टीम से ड्रॉप हुए थे, आपको याद है उन्होंने कहा कि मैं चयन करता ना, कान में अगर रुई लगाई है तो मैं इतने रन बना दूंगा, इतनी आवाज आएगी कि आप मेरे को जो है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी 250, कभी 270, एक 300, और फिर उस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो फेमस पारी हम सब कैसे भूल सकते हैं। पता चलता है खिलाड़ी के अंदर कितनी भूख है, वो विश्वास, वो दृढ़ता। ऑस्ट्रेलिया में के खिलाफ कलकत्ता में जब फॉलो ऑन के बाद वो 280 रन वाली पारी जो है ना, वो एक अद्भुत खिलाड़ी, एक स्पेशल खिलाड़ी ही कर सकता है। तो इसीलिए वेरी वेरी स्पेशल 6 नंबर पे। तो नंबर 7 पे भी मुझे लग रहा है कोई डिबेट नहीं होगी सभा भाई, क्योंकि कपिल पाजी होंगे नंबर 7 पे, वो सबकी लिस्ट में होंगे, और जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो नंबर 7 पे बताया ना, कीपर तो बात है। मैं तो अरे कीपर को तो खिला दो पहले। मैं वही कह रहा था। चलिए कीपर हाँ, कीपर के किरदार के कैसे होगा? क्या इसमें राहुल द्रविड़ को फिर से कीपिंग करा दोगे? अरे छोड़ भी दो उसको यार। अब ये तो डिपेंड करता है आप लोग पे कि कैसे आप एडजस्ट करते हैं। नहीं, मगर अगर राहुल द्रविड़ को ये कहा जाए कि आप कीपिंग करेंगे, उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे टेस्ट मैच में। और ऐसी टीम के साथ, इस टीम के साथ तो बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, वो भी। तो कीपर किसको रख रहे हैं सब भाई? कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। मैंने एमएसडी का नाम रखा है यहाँ पर, क्योंकि एमएसडी एक बेहतरीन मैच विनर है। कीपिंग की जो स्किल्स है वो लाजवाब है। तो और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस प्लेयर ने जिस तरह से ग्रोथ दिखाई अपने करियर में, कप्तानी की अंत में जाकर, बेहतरीन स्किल्स हैं, बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन है। जिस तरह से ये एक कीपर के रूप में अपने बॉलर्स को मदद करता है, जिस तरह से इसको फील्ड के एंगल्स मालूम है, कौन से फील्डर को कहाँ होना चाहिए, कौन से फील्डर को बाउंड्री मैन करनी चाहिए, कौन सा फील्डर को नजदीक होना चाहिए, ये सारी चीजें इस विकेट कीपर बल्लेबाज में है। तो इसी वजह से एमएसडी। सवा भाई, आपने क्या मतलब पकड़ना ज्यादा देखा धोनी का, या छोड़ने का परसेंटेज कम है, इस वजह से आपने जगह दी है? हाँ, बहुत कम छोड़ा है इसने। और ये पहले से मुझे याद है, रणजी ट्रॉफी जब खेलना शुरू हुआ था तब भी
हाँ, और उसके साथ साथ अब तो मतलब अलग प्रकार की कीपिंग, अलग कैरेक्टर है इस खिलाड़ी का, इसी वजह से अब पर निर्भर करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं, क्या 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर 4 बॉलर के साथ। तो एक अलग तो आप अगर कपिल पाजी आपको नंबर 8 पे मिल रहे हैं तो फिर आप 3 बॉलर नीचे खिला सकते हैं। तो राजकुमार जी आपके लिए भी एमएसडी है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि किरमानी को रखें या एमएसडी को, क्योंकि बेहतरीन कीपिंग सैयद किरमानी भी करते थे, और जिस तरह वो चंद्रशेखर की गेंदबाजी पे कीपिंग करते थे, उनकी कुछ अगर आप पुरानी फोटोग्राफ्स भी देखें, अगर कीपिंग नहीं भी देखें, जिस तरह उन्होंने चंद्रशेखर की बॉलें पकड़ी हैं वो बहुत ही लाजवाब था। लेकिन जैसा कि सबा कह रहे हैं कि एमएसडी का रोल बहुत बड़ा है इंडियन क्रिकेट में, और जिस तरह की परफॉर्मेंस है उनकी, मैंने दोनों के स्टैट्स भी देखे हैं। दोनों ने, किरमानी ने 88 टेस्ट खेले, लेकिन एमएसडी ने 90 खेले हैं, और 4376 रन बनाए हैं एमएस ने, और उनका जो विक्टिम्स हैं वो भी सैयद किरमानी से काफी ज्यादा है, 256 हैं, सैयद किरमानी के 160 हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि एमएस धोनी। निखिल भाई? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी मेरे लिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो गेम को चलाते थे, वो नरम और गरम वाला हिसाब किताब, वो टीम का स्वभाव जो है रखना है, शांत रखना है, ड्रेसिंग रूम को थोड़ा बहुत नोक झोंक करते रहना है। और एक स्पिनर के लिए महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि आपको हमेशा तुरंत वापस फीडबैक आता रहता था कि थोड़ा सा गेंद आगे हो रहा है, तेज हो रहा है, थोड़ा धीमे डालें, थोड़ा ऊपर से आने दे, तो उसका बहुत कुछ फर्क रहता है। और उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर सफलता के लिए जो काम करना है ना, वो जाके बड़े सरल शब्दों में गेंदबाज को समझा देंगे कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या गेम प्लान है, वो योजना बनाइए, उसको अमल करना बहुत जरूरी है। तो वो बड़े सरल शब्दों में समझा देते थे, इसीलिए वो सरलता के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए महेंद्र सिंह धोनी। 8 नंबर पे तो कोई संशय होगा नहीं, कपिल पाजी होंगे, आप तीनों की लिस्ट में हर कोई जानता है। लेकिन आप मेरा सवाल उल्टा है यहाँ पे कि कप्तान कौन होगा? 2 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आपकी टीम में है, कपिल पाजी और महेंद्र सिंह धोनी, और विराट कोहली जो भी मॉडर्न एरा के कैप्टन है, यानी कुल मिला के 3 कप्तान, और सनी भाई है साथ में। किसको कप्तानी देंगे सबा भाई? बहुत टफ चॉइस है। पर मुझे लगता है कि मैं कपिल पाजी के पास की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कपिल पाजी ने और वो इस वजह से भी है कि 1983 वर्ल्ड कप का अलग प्रकार का इतिहास है राजीव मेरे हिसाब से। और 1983 वर्ल्ड कप को हम लोगों ने, या फिर मैंने कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे देखा था अपने घर में पटना में, और वहां से हम सब लोगों के अंदर ये जागा था कि हम लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लोग भी भारत के लिए खेल सकते हैं, हम लोग भी एक हिस्सा बन सकते हैं भारतीय टीम का। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जिस तरह का रोल कपिल पाजी ने निभाया था, एक कप्तान के रूप में, एक गेंदबाज के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में उस वर्ल्ड कप में, और उसके बाद इतना लंबा कपिल पाजी का करियर रहा है, जिस तरह से मुझे लगता है कि उनको ठीक तरह से उस समय बीसीसीआई ने ट्रीट किया नहीं एक कप्तान के रूप में। जिस तरह की टीम उन्होंने बनाना शुरू किया था, वो सब लोग कहते हैं सौरव गांगुली हो गए, विराट कोहली हो गए, एमएस धोनी हो गए, मुझे लगता है कि कपिल पाजी ने जिस तरह से कप्तानी शुरू की थी, जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने कप्तानी शुरू की थी, उनका भी यही मानना था कि हम मैदान में उतर रहे हैं, हम उसी जोश के साथ उतरेंगे, टीम कोई भी हो सामने, उसके खिलाफ हम जीतेंगे, चाहे भारत में हो या फिर बाहर में हो। तो इस तरह की पैशन के साथ मैदान में उतरना एक कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके पहले मुझे लग रहा है कि बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरती थी। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि रिसोर्सेज थे नहीं उस हिसाब से भारत के पास, और कपिल पाजी ने उस तरह के रिसोर्सेज को डेवलप किया, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इस लिस्ट में मेरे 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 लिस्ट में कपिल देव का ही नाम आ रहा है कप्तान के रूप में। राजकुमार सर फटाफट, क्योंकि टाइम अब धीरे धीरे जा रहा है, भी बॉलर्स पे भी करना है। नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सभा के साथ। एक एग्रेसिव कप्तान थे कपिल देव, और उन्होंने भारतीय क्रिकेट की कल्चर ही बदली। 83 वर्ल्ड कप एक ऐसा बेंचमार्क बना जहां से भारत में ये नेशनल गेम बन गया क्रिकेट। तो मेरा भी यही मानना है कि वो कपिल देव को ही इस टीम का कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि एक कैप्टन को एक रेस्पेक्ट भी कमांड करनी चाहिए। तो जो रेस्पेक्ट कपिल देव की है भारतीय क्रिकेट में, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी द कैप्टन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट टीम। निखिल भाई 2-0 हो गया कपिल पाजी के पक्ष में। देखिए कोई बात नहीं, मैं चाहे अपनी एक टिप्पणी लगा लेता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बिल्कुल समझता हूँ
कि कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदला था जब 1983 विश्व कप उनके हाथ में आया था। तो वो एक पूरे देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनी थी कि हम लोग भी विश्व चैंपियन बन सकते हैं। अब उसी प्रेरणा को लेके आगे जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी गए हैं, सबसे पहले T20 विश्व कप उन्होंने जीता, 28 साल के बाद 2011 में विश्व कप जीते, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। जो भी आईसीसी की ट्रॉफी है जो बताती है कि कौन सा देश उस समय बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो महेंद्र सिंह धोनी ने वो ट्रॉफी जीती है। तो मेरे लिए वो महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे। निखिल यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये ऑल टाइम ग्रेट वनडे टीम होती या T20 टीम होती तो शायद मैं भी MS के साथ ही जाता, लेकिन टेस्ट मैचेस में मेरा ये मानना है कि कपिल देव वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। बिल्कुल मैं मानता हूं, पर मेरे लिए अगर टेस्ट मैचेस में अगर हम देख रहे हैं राजकुमार जी, फिर तो विराट से अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं किसी का। फिर देखिए मैं वही कहने वाला था, विराट कोहली कप्तान है हमारे लिए, क्योंकि कपिल बाजी ने इतने टेस्ट मैच नहीं जीते, ना महेंद्र सिंह धोनी ने जीते हैं। इतने बड़े स्टारवर्ड्स के सामने एक यंगस्टर को लीड करना ना, वो एक बात है। इसीलिए मैं क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने लीड किया, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, इनसे बड़ा स्टार कौन हुआ है? तो ये मुझे ये लगता है राजीव, अगर इस टीम में कपिल देव को कप्तान बना दिया तो फिर टीम की कोई सानी होगा नहीं। फॉर्मलिस्ट का जवाब नहीं, आप ये कहना चाहते हैं। चलिए तीन जगह बची है निखिल भाई, शुरू आपसे कर लेते। 3 जगह में आप पेस बॉलर को जगह देंगे, स्पिनर को जगह देंगे, क्या होगी वो 3 जगह बॉलर्स के लिए? आपके पास जहीर खान, मेरे लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा सीमित है। मेरे लिए है जहीर खान, श्रीनाथ, अनिल कुंबले, और अंत में 12वें खिलाड़ी मैं रखूंगा, बाकी पता नहीं सहमत है कि नहीं, हरभजन सिंह को, जिस तरीके से हो रहा है। तो ये मेरा एक वो थोड़ा छोटा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट रहेगा। राजकुमार सर? मैं कपिल पाजी के बाद जहीर खान के साथ जाना चाहूंगा, और 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, तो अनिल कुंबले होंगे नंबर 10 पर, और एक सरप्राइज एलिमेंट एरापल्ली प्रसन्ना एज ए ऑफ स्पिनर इस टीम में होंगे। यानी आपने जहीर खान के साथ साथ अनिल कुंबले और एरापल्ली प्रसन्ना, यानी 2 सीमर के साथ आप जा रहे हैं, कपिल पाजी और जहीर खान। बिल्कुल। सबा भाई? मैं तो यहाँ पर 3 सीमर का नाम यहाँ पर दे रहा हूँ। कपिल पाजी हो गए, एक जहीर खान हो गए, और मेरे मन में एक वो था, थोड़ा कंफ्यूजन था, श्रीनाथ और जसप्रीत बुमराह। मैं चाह रहा हूँ कि हालांकि जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले नहीं है, पर मैं तब भी पिप कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि ये खिलाड़ी अद्भुत है। एक्शन अलग सा है, गति भी है, स्लोअर डिलीवरीज भी है, और कंडीशन जैसा भी हो वहां पर ये एक इफेक्टिव मैच विनर हो सकता है। और उसके साथ साथ अनिल कुंबले। तो यानी कि जो हमारे फैब 4 स्पिनर्स थे राजकुमार सर, उसमें से सिर्फ एरापल्ली प्रसन्ना को आपने जगह दी है, निखिल भाई ने किसी को भी जगह नहीं दी है। मेरे भी 12 में 12th नंबर है हरभजन का, तो मैं भी जा रहा हूँ हरभजन के साथ। ये 12 की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं 12वें के लिए विद ड्यू रिगार्ड्स टू बिशन बाजी मैं उनके साथ जाऊंगा कि 12th मैन, मैं नहीं चाहूंगा कि वो 12th मैन रहे, लेकिन 12वें आप साथ में ये भी नहीं। ये बात राजकुमार जी आप तो गए, ये बात तो चली जाएगी बिशन बाजी के पास। और राजकुमार सर ने 12वें नंबर पे इसलिए रखा है कि ताकि फोन ना आए, कम से कम 12 में तो रख दिया मैंने, बाकी ने रखा नहीं। मैंने टीम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे बाकी 11 खिलाड़ी ना मैच से पहले दौड़ के देखिए एक नाम जो मेरी टीम में आप लोगों ने नहीं रखा, मैंने विनू मांकड़ को रखा था सबा भाई, एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग नीचे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मॉडर्न क्रिकेट में जरूरत होती है। कैसे आप देखते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आप रहे इंडियन क्रिकेट में? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विनू मांकड़ सर, मैंने उनको देखा नहीं है, ना तो मैंने उनको कुछ क्लिप्स देखी हैं, तो मेरे लिए चुनना बहुत बहुत कठिन होता। मैं मानता हूं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। विनू मांकड़ ने एक ऑलराउंडर की जो परिभाषा है उसको एक अलग प्रकार का नाम दिया है। और ये जो हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो 70s के पहले खेलते थे, उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा रहा है। पॉली काका हो गए, विनू मांकड़ जी हो गए, कितने सारे नाम हैं, अब तो नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, पर इन सब लोगों ने, रामाकांत देसाई हो गए या फिर हेमू अधिकारी हो गए, इन सब लोगों का नाम ही हम लोगों ने सुना था। एक नाम और जो मेरी फेवरेट लिस्ट में थे लेकिन मैं जगह नहीं दे पाया, जल्दी से उनके पैर कर लेते हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे, मोहम्मद अजहरुद्दीन।
मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन है और उनके बारे में कहते हैं उनसे बड़ा फील्डर ही नहीं हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में भी। कैसे आप लोग देखते हैं निखिल भाई, अजहरुद्दीन को छोड़ना कितना मुश्किल था? देखिए बहुत मुश्किल था, जिस तरीके से वो भी मध्य क्रम में आके बल्लेबाजी करते थे, गेम को कंट्रोल करते थे, बहुत ही शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन। मैं तो बतौर खिलाड़ी उनकी कप्तानी के अंदर बहुत खेला हूँ, उनकी कप्तानी को बहुत सराहता हूँ। जिस तरीके से वो गेम को चलाते थे, खिलाड़ियों को वो बैक करते थे, तो उनको बाहर रखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। नहीं राजकुमार सर, क्लासिक प्लेयर। अब क्यों सभा भाई आप भी खेले उनके साथ, कुछ बताएं अजहरुद्दीन को, मतलब बाहर रखना कितना मुश्किल था आपके लिए इस प्लेइंग 11 से? बहुत कठिन था। जब मैंने बात की थी कंटेंशन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उसमें सबसे पहला नंबर अजहर भाई का ही आ रहा था जी। क्योंकि मुझे याद है जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, ब्योदर ट्रॉफी में उनको पहली बार मैंने देखा था, ईस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन का मुकाबला था। वहाँ 50 ओवर के मैच में उन्होंने करीब 70-80 रन बनाए थे, और जो रिस्टी स्ट्रोक प्ले उनको देखने को मिला था वहां पर, सभी जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे थे ये कहाँ से कौन सा खिलाड़ी आ गया। उसके बाद धीरे धीरे जाकर उन्होंने टेस्ट मैचेस में अपना डेब्यू किया, कप्तानी की, कठिन कंडीशन में उन्होंने रन बनाए। कई सारे अलग अलग फेजेस आया उनके करियर में, जब उनको टीम से बाहर होना पड़ा, फिर उन्होंने वापसी की, फिर कप्तानी की। तो अब काफी लंबे समय तक उनका करियर चला, और उससे बड़ा फील्डर तो मुझे लगता नहीं है, चाहे वो स्लिप्स में हो या फिर कवर में हो। नेचुरल फील्डर, मतलब सब कुछ बड़ा ही नेचुरल था अजहर भाई का। तो मुझे लगता है कि पर हाँ, इस टीम में वो एक जगह अगर कोई बनती है, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है इसमें, तो निश्चित रूप से क्योंकि मैंने अपनी टीम में उनको 12th मैन रखा था, इसीलिए कि एक फील्डर आपको मतलब चाहिए। अगर आप एरापल्ली प्रसन्ना को रख रहे हैं, चंद्रशेखर रख रहे हैं, तो फील्डर भी तो चाहिए अगर बाहर आते हैं। और अगर राजकुमार सर कोच है तो गिरा भी देंगे अगर 10-12 ओवर के स्पेल लगे, यार आ जाओ बाहर, हैमस्ट्रिंग खिंच गई है। तो राजकुमार सर, फाइनल क्वेश्चन आप तीनों से एक एक लाइन में, कोच कौन होगा इस टीम का? निखिल भाई चर्चा की शुरुआत आपसे। कोच अब क्योंकि हम किसी सीनियर को लेके चल रहे हैं, जो खिलाड़ी जो हमने नाम बात की, जिस तरीके से चंद्रशेखर सर थे वहां पे, और साथ में बल्लेबाजी के रूप में बड़ा मुश्किल है, कठिन कि आप उस समय के उस दौरे में इन खिलाड़ियों को कंट्रोल करना। नहीं, आप उनमें से चुन सकते हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ काम किया है, वो फॉरेन के भी चलेगा, जिन्होंने अच्छा किया, आपको लगता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाने में। मैं तो क्योंकि समय सोचने में मैं वही लग रहा हूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया है वो अंशुमन गायकवाड़ हैं। जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला है, कंट्रोल किया, चाहे उनके नाम पे इतने वो ट्रॉफीज ना हो, लेकिन वो खिलाड़ी को बहुत इंडियन कोच के रूप में 60% मैचेस जीते हैं अंशुमन गायकवाड़ ने, जब वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं उनका नाम आगे रखूं क्योंकि मैंने उनके साथ समय बिताया हुआ है। सबा भाई जल्दी से, कौन होगा इस टीम का कोच? मैं तो इतने बड़े बड़े नामों को हैंडल करने के लिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज को हैंडल करने के लिए एक फॉरेन कोच की तरफ जाऊंगा, वो है गैरी कर्स्टन। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लेजेंडरी क्रिकेटर्स को हैंडल किया था 2011 वर्ल्ड कप में, उसके पहले से टीम बनाई थी, इस टीम को हैंडल करने के लिए आपको एक फॉरेन कोच चाहिए। इसी वजह से गैरी कर्स्टन, और गैरी कर्स्टन का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है भारत के लिए कोच के रूप में। राजकुमार सर, अब आप कोच हैं, अब आप कोच चुन लीजिए। नहीं, मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल सभा के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इतनी स्टार स्टडेड टीम है, यहाँ पे एक फॉरेन कोच चाहिए जो सबके साथ गुडी गुडी रहे, काम भले ही कम करे। काम मेरी दूसरी बात पे सुनिए निखिल, की काम भले ही कम करे, वो एक सब प्लेयर्स को खुश रखे। काम करने की जरूरत ही नहीं है राजकुमार। नहीं, मैंने देखा है फॉरेन जितने कोचेस आए हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, बट उनका यही काम होता है, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो कोटरी है जो सीनियर प्लेयर्स की, उनको हैप्पी रखना, उनकी तारीफ करते रहना, और अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के लिए बढ़वाते रहना। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बढ़िया जिसने काम किया वो जॉन राइट थे, जिन्होंने प्लेयर्स को मैनेज बहुत अच्छे से किया। इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, जब गैरी कर्स्टन आया तो मुझे नहीं लग रहा है सचिन के अलावा कोई ऐसा नाम था जब बस से उतरे टीम और लोग देखें। और जॉन राइट के टाइम में मुझे याद है कि जब बस से उतरती थी टीम और हम लोग मैच कवर करते थे, तो गर्दन सिर्फ घूमती रहती थी, एक के बाद एक सितारा ही उतरता था, और उस टीम को हैंडल किया जॉन राइट। मुझे लग रहा है वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक जबरदस्त टीम चुनने के लिए। अब सामने वेस्ट इंडीज आ जाए,
80s की और 70s की, उसको भी देख लेंगे, या अब न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रही है, जिस तरह हमारे सिलेक्टर्स ने टीम चुनी है, ये टीम उसको भी देख लेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खेल नीति का हर एपिसोड आप देख सकते हैं ivmpodcast.com के यूट्यूब चैनल पर और ivmpodcast.com के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गाना, इसके अलावा गूगल पॉडकास्ट.com या IVM पॉडकास्ट के हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।